हेलो अस्सलाम वालेकुम। खैर मक़दम करते हैं आप लोगों का। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ आखिरी हरबा, जो इलियास अहमद गदी ने लिखा है। आखिरी हरबा को कहते हैं लड़ाई, जंग, हमले को कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी को। आखिरी हरबा इलियास अहमद गदी की लिखी हुई एक अलामती कहानी है, जिसमें फ़िरका वाराना तासुब को मौजू बनाया गया है। फ़िरका वाराना कहते हैं हिमायतदार, कौम फ़रीक को कहते हैं, जमातदार को कहते हैं, और तासुब का मतलब होता है हिमायत, तरफदारी करने को। और मौजू कहते हैं वज़ी क्या गया, जैसे कि जिसको हम विषय भी कहते हैं, सब्जेक्ट भी कहते हैं। एक ऐसा किरदार जिसकी कोई वाज़ेह शक्ल नज़र नहीं आती, वाज़ेह कहते हैं बनाने वाले को, और ना उसकी कोई ख़ास शनाख्त है, और शनाख्त पता है उसको कहते हैं पहचान को। उस मुसीबत से निजात पाने के लिए शहर के चंद दानिशवरान आपस में मिलकर तबसरा करते हैं। दानिशवरान कहते हैं इल्म वाले को, आकिल, होशियार, समझदार, ज़हीन या अक्लमंद को कहते हैं। और तबसरा कहते हैं किसी को कोई चीज़ दिखाना, किसी बात के मुताल्लिक़ इजहार या राय को देना, या किसी किताब या रिसाले वगैरह को पढ़कर उसकी खूबी या खामी के बारे में राय देने को कहते हैं। लेकिन कोई उसकी पुख्ता और वाज़ेह दलील पेश नहीं कर पाता है, और ना ही उसकी मुकम्मल हैयत के मुतालिक हतमी तौर पर पहुँच पाता है। हैयत कहते हैं इल्म जिसमें इजरा मुल्की ज़मीन की गर्दिश और कशिश वगैरह से बहस की जाए। उनकी गुफ्तगू के पस मंज़र में जो बातें दर्ज झेल इक़्तिबासात की रोशनी में आती है। पस मंज़र कहते हैं किसी मंज़र, तस्वीर या बयान का वो हिस्सा जो हर पहलू से उसे नुमाया करने में मदद दे। इक़्तिबासात कहते हैं छाँटना, चुनना। उससे वाज़ेह तौर पर यह मालूम होता है कि उस मुसीबत और तबाही के कोई शक्ल व सूरत नहीं है, बल्कि वो हम इंसानों की ज़हनी, तालीमी, समाजी और माशरती बेदारी पर मनहसर है। मुलाहज़ा हूँ ये इक़्तिबासात। मुलाहज़ा कहते हैं मुआयना, मुशाहिदा, देखना, गौर करना, तवज्जो देना। और इक़्तिबासात को कहते हैं छाँटना, चुनने को कहते हैं। मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, मगर ठीक उस वक्त जब वो ताख्त व ताज के बाद वापस लौट रहा था तो उसकी पुश्त देखी थी। पुश्त कहते हैं पीठ को। आप यकीन कीजिए उसकी पुश्त इतनी चौड़ी थी जैसे 5-6 आदमियों की पुश्त एक साथ मिला दी गई। उसके बाजू इतने मोटे दिखाई रहे थे जैसे हाथी के पैर हो, मगर मैंने तो साफ देखा वो निहायत दुबला पतला सूखा हुआ था। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, चेहरा गायब था, आँखों की जगह 2 अंगारे ढक रहे थे। वो सीधा खड़ा था और उसके सूखे हुए हाथ खून से लथपथ थे। उससे ज़ाहिर होता है कि आखिर में सब उस पर मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं कि ये ख़तरनाक शक्ल व शबाहत के साथ साथ इंतहाई खौफनाक तबीयत का मालिक भी है। उससे बचने के लिए ज़राए वसी से वसी तर करना चाहिए। इस तरह बातें होती रहती है, राय बनती है, मशवरे किए जाते हैं, लेकिन हल नहीं निकलता। मसनफ़ ने इस कहानी में अपनी फ़नकाराना चाबुक दस्ती और बसरी सलाहियत की बखूबी इस्तेमाल किया है। उसने कहानी के ज़रिए दिखाने की कोशिश की है कि शहर में आग फैल जाती है, एक मनहूस फ़िज़ा तारी होने लगती है, जिसकी ज़द में बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें और मर्द भी आ जाते हैं हर तरफ, और धुआं चीज़ों को जलाते और घुटन में मुब्तला करते जाते हैं। एक खौफनाक दिल में बैठ जाता है, जिसकी वजह से कोई भी फ़र्द ना चैन से दिन गुजार सकता है और ना रात को सो सकता है। लेकिन अफसोस तो उस बात का है कि उसे कोई गिरफ्त नहीं कर ले सकता। वो छलावा की तरह सेकंडों में अपना करते गायब हो जाता है। फिर तबाहकारियों का तवील सिलसिला शुरू होता है। उसके ज़िद में आम इंसान आते हैं, और मज़े की बात तो यह है कि वो तबाह भी होते हैं और लहू लुहान भी होते हैं, और अक्सर मरते भी हैं, लेकिन सज़ावार भी उन्हीं को ठहराते हैं। कोई उस बदहेदियत शेख को नहीं ज़िम्मा ठहराता जो उन तबाहकारियों का महूर है। लोगों की बातचीत जारी है, सब अपनी अपनी राय पेश करते हैं, मगर कोई नतीजा सामने नहीं आता।
تھک ہار کر سبوں نے یہ ذمہ داری اوپر کے عہدیداروں پر ڈال دی اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب حکومت ہی اس کو ختم کر سکتی ہے، کیونکہ عام انسان تو بہت کمزور ہے جو اپنی دفاع کر نہیں سکتا۔ اس بلا سے نجات حکومت سے متعلق اشخاص ہی دلا سکتے ہیں۔ اس کہانی میں مصنف نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کسی واردات و فسادات کے دوران رونما ہونے والی تباہوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کی جسمانی ساخت پر اظہار خیال کرتے ہیں، اس کے ذریعے مچائی گئی تباہ کاریوں کا رونا روتے ہیں، اس کی خوفناک وارداتوں کا چرچا کرتے ہیں، لیکن اصل جو بات تھی اس پر کسی نے سوچا نہیں کہ آخر اس بلا کو ختم کرنے کا حل کیا ہے۔ اس کہانی میں مصنف نے قلم کے نب اور شہادت کی انگلی، ہتھیار کی دھار، یہ سب بڑی معنی خیز الفاظ کے ساتھ مہم انداز میں اپنا مقصد بناتا ہے۔ اس نے فرقہ وارانہ فساد کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے قلم کو ہتھیار بنایا ہے۔ اس نے یہ بتایا ہے کہ ایک ہتھیار اب بھی باقی ہے جسے پہلے کبھی استعمال نہیں کیا گیا، لیکن جسے اب استعمال کرنا لازمی ہے، وہ ہے قلم، جو گولہ باری اور بھالوں کی طرح زخم نہیں دیتا، لیکن ذہن پر اثر انداز ہو کر سوچنے سمجھنے زاویے میں ضرور انقلاب لے آتا ہے۔ اور موجودہ صورتحال میں ایسے انقلاب کی سخت ضرورت ہے جو ذہنوں کو جگائے، ان میں شعوری احساسات کو قوی کرے۔ افسانہ نگار نے موضوع کے پیشکش کے ساتھ ساتھ اس کے حل کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ افسانہ نگار حالات واقعات کو سامنے لا کر قاری کے سامنے ایک سوال کھڑا کرتا ہے، اور وہ سوال انسان زندگی اور سماج کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ فساد اور فرقہ وارانہ سماج کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ بنیادی ضروریات کی تکمیل کی کوشش اور ذرائع کے راستے تو مختلف سماج کے لوگ آپس میں مل کر نکالتے ہیں، اور یہ فلاحی جد و جہد عام انسانی زندگی میں سبوں کے لیے راحت و سکون کا پیغام لاتی ہے۔ افسانہ نگار نے اپنے افسانہ کے ذریعے فرقہ واریت اور تعصب کے ختم کرنے کے لیے قلم کو اپنانے پر زور دیا ہے۔ آخری حربہ یہی ہے کہ سماج میں ایسے فعال لوگ ہوں جو اپنی فکر، اپنے علم اور اپنے عمل سے معاشرہ کو ایک صحت مند نظریہ دے۔ تو یہ تھی آخری حربہ الیاس احمد گدی کی، یہ میں نے شارٹ میں پڑھایا ہے۔ اگلی جو ویڈیو آئے گی یہ تفسیر میں اور پوری مکمل ہوگی، اچھی طریقے سے ہر کردار کو اچھی طریقے سے بتایا جائے گا، تو آپ لوگوں کو بنے رہنا ہے میرے چینل پر۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔